हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है, हम आपके लिए क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसमें 100 डेज और 100 लेक्चर्स के अंदर हम आपको पूरी 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज कवर करवाएंगे। स्टूडेंट्स, हमारा हर एक लेक्चर वेल प्लान्ड है, जिसके अंदर हम पहले उस टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, जिसे पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। उसके बाद हम एनसीईआरटी बेस्ड बड़े इजी नोट्स में से आपको टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि पेपर के अंदर कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज के अंदर हम 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी हमारा 5वां चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग, और ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के अंदर भी हम फर्स्ट डे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग डिस्कस करा था और ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के बारे में डिस्कस करा था। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं अगर हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं तो उसके हमें बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग करने का सबसे पहला जो बेनिफिट हमें मिलने वाला है दैट इज स्पेशलाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजिंग में आप कर क्या रहे थे? आपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा और एक इंडिविजुअल को एक ही काम करने के लिए दिया। तो एक इंडिविजुअल बार बार उस काम को रेपिटेशन के साथ कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जब एक इंडिविजुअल एक काम को बार बार रिपीट करेगा तो वो उस काम के अंदर परफेक्ट होता जाएगा और धीरे 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 करके वो उस काम में स्पेशलिस्ट हो जाएगा। अब अगर हर एक इंडिविजुअल अपने अपने काम में स्पेशलिस्ट हो जाता है, इसका मतलब उसको काम को करने का सबसे अच्छा तरीका आता है, तो वो एफिशिएंसी भी उसकी ज्यादा हो जाएगी, इफेक्टिवनेस भी उसकी ज्यादा हो जाएगी, जो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट की बात है। तो अगर आप ऑर्गेनाइजिंग नहीं करते और एक इंडिविजुअल से सारी एक्टिविटीज करवाते तो वो इंडिविजुअल हर एक एक्टिविटी के अंदर एवरेज तो हो सकता था, बट किसी भी एक्टिविटी में स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता था। बट ऑर्गेनाइजिंग के अंदर वी आर मेकिंग श्योर वन इंडिविजुअल इज डूइंग वन पर्टिकुलर एक्टिविटी ओनली सो दैट ही बिकम स्पेशलिस्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट आएगा, हर कोई इंडिविजुअल अपने अपने काम में स्पेशलिस्ट हो जाएगा अगर आप ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस को फॉलो करते हो तो। देन क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। क्लैरिटी का मतलब आपको बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो तो आप सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप फिक्स करते हो कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा। आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स भी फिक्स करते हो, किस पोस्ट पे कितनी अथॉरिटी होगी, किस पोस्ट पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, हर किसी को क्लियरली पता है कि उसका दूसरों के साथ क्या रिलेशन है, कौन उसका सुपीरियर है, कौन उसका सबऑर्डिनेट है, किसके साथ वो बात कर सकता है, किसके साथ वो बात नहीं कर सकता, कौन उसको ऑर्डर्स दे सकता है, कौन उसको ऑर्डर्स नहीं दे सकता। तो बेसिकली देयर विल बी 100% क्लैरिटी। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई कम्युनिकेशन में गैप नहीं रहेगा कि कौन किससे बात करे किससे बात ना करे, ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अगर आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो तो सभी जितने भी पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड हैं वो बड़ा क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली देयर विल बी नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है, 100% सभी को अपने अपने रोल के बारे में क्लैरिटी होगी। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं, मटेरियल रिसोर्सेज भी हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं, और हम चाहते हैं सभी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जब होगा जब कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी, कोई वेस्टेज नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अगर आपने ऑर्गेनाइजिंग कर रखी है, हर किसी इंडिविजुअल को पता है कि उसका क्या काम है, उसको क्या करना है और उसको क्या नहीं करना। तो किसी टाइप की कोई डुप्लीकेशन होने का चांस नहीं है, कोई वेस्टफुल एक्टिविटीज होने का चांस नहीं है। हर कोई इंडिविजुअल अपना अपना काम करेगा जो उसको दिया गया है। तो जब किसी टाइप की कोई वेस्टेज नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी, वी कैन मेक श्योर दैट वी आर मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, जिसको हम कह सकते हैं हम एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। कम से कम रिसोर्सेज पे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हम लेके आ सकते हैं अगर आपने ऑर्गेनाइजिंग करी। अगर आपने ऑर्गेनाइजिंग नहीं करी
तो किसी को पता ही नहीं उसकी अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो हो सकता है डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो, ओवरलैपिंग हो, एक ही इंडिविजुअल एक ही काम को दो इंडिविजुअल्स कर दें जबकि जरूरत नहीं है। हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, वेस्टेज हो जाए रिसोर्सेज की, तो वहां पर रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। अगर आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो तो रिसोर्सेज को बहुत अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर पाओगे। देन एडेप्टेशन टू चेंज। जब हम ऑर्गेनाइजिंग का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली आपने करा क्या, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करा। तो बेसिकली जब आप ये स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो ना, तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब है जैसे ही एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगा तो आप स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकते हो, जिससे कि जो भी चेंज आएगा उसको आप ऑर्गेनाइजेशन में आसानी से इंप्लीमेंट कर पाओ। तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। स्टेबिलिटी का मतलब सिचुएशंस बेशक से चेंज होती रहें, बट ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल और स्मूथली चलती रहेगी, क्योंकि जैसे ही बाहर कोई चेंज आएगा एनवायरनमेंट में, हम अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, जो पोजीशंस ऐड करनी है ऐड कर लेंगे, कम करनी है कम कर लेंगे, जिससे कि उन चेंजेस को आसानी से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट किया जा सके और हम एनवायरनमेंट में चेंज होने के साथ साथ सरवाइव कर सकें। अगर स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल ना होता तो सर्वाइवल हमारे लिए मुश्किल हो जाता। देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव, आप एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। ओवरऑल मैनेजमेंट इफेक्टिव हो जाएगी। स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि मैनेजमेंट इफेक्टिव है नहीं, उसको आप देख के नहीं बता सकते, उसको आप फील कर सकते हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर कोई वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, सारा काम ऑर्डरली चल रहा है, सिस्टमैटिकली चल रहा है, सभी को अपने अपने रोल्स के बारे में पता है, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इफेक्टिव है। आपने कहा था इंटेंजिबल है, तो आप फील कर सकते हो कि मैनेजमेंट इफेक्टिव है। और अगर कंफ्यूजन है, किसी को पता नहीं क्या काम करना है, तो मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं है। तो ऑर्गेनाइजिंग में हमने हर किसी का रोल क्लियर कट डिफाइन कर दिया, हर किसी की अथॉरिटी क्लियर कट बता दी, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर कट बता दी, हर किसी की को ये बता दिया कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, क्या अलाउड है क्या नहीं। सो देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल, नो chaos. Every work, everything is going on systematically. So it makes overall management more effective. तो मैनेजमेंट भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि चीजों को मैनेज करना, चीजों को सिस्टम में लेके आना, ऑर्डरली फंक्शनिंग करवाना ऑर्गेनाइजेशन की बहुत इजी हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। जब हम डेलीगेशन करेंगे, जब हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, तो एक कंसेप्ट अभी हमारा बाद में आने वाला है जिसको हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है, एक सुपीरियर को जब काम दिया जाता है तो वो अपना काम का कुछ बर्डन अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर कर लेता है। जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को पास ऑन कर देता है और उसको साथ में अथॉरिटी भी दे देता है कि वो उस काम को करे। तो जब सुपीरियर ऐसा कर रहा है, सबऑर्डिनेट को अपना काम शेयर कर रहा है, तो सुपीरियर के पास फ्री टाइम मिल जाएगा, जिससे कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज में कंसंट्रेट कर पाएगा। रूटीन के काम वो सबऑर्डिनेट्स को पास ऑन कर देगा, तो जिससे सुपीरियर्स की डेवलपमेंट होगी। साथ के साथ सबऑर्डिनेट्स जो हैं, सबऑर्डिनेट्स को भी हायर लेवल पे जो काम हो रहा है उसको करने का मौका मिलेगा, जिससे सबऑर्डिनेट्स का भी नॉलेज का लेवल बढ़ेगा और उनकी भी डेवलपमेंट होगी। तो बेसिकली जब डेलीगेशन करा जाएगा, इट इज बेनिफिशियल फॉर सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट्स। इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, वेदर ही इज सुपीरियर वेदर ही इज सबऑर्डिनेट, सभी की डेवलपमेंट होगी जब हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वन इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करना बड़ा आसान है। एक्सपेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, कस्टमर्स बढ़ाने हैं, नए नए एरियाज में जाना पड़ेगा। तो अगर आपने ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से कर रखी है, तो जब भी आपको ज्यादा प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है, तो आप प्रोडक्ट्स के बेसिस पर एक स्ट्रक्चर बना लो और नए नए प्रोडक्ट के डिविजन्स बना दो। हर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करो, उसके लिए नई डिवीजन ऐड कर दो, जिससे कि एक्सपेंशन करना बड़ा आसान हो जाएगा। किसी नए टेरिटरी में जाना है, मोर एरियाज को ऐड करना है, तो आप एरिया वाइज डिविजन्स क्रिएट कर दो, नई नई डिविजन्स ऐड कर दो नए नए एरियाज के लिए। तो बेसिकली जब आपको एक्सपेंड करना है, उसके लिए आपको और एम्प्लॉइज चाहिए, और डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो अगर आपने ऑर्गेनाइजिंग कर रखी है, तो नए नए डिपार्टमेंट्स को ऐड करना बड़ा इजी होगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करवा पाना भी हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा। तो अगर आपने एक बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बना रखा है, तो उसको जितना भी चाहे एक्सपेंड कर सकते हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को जितना ज्यादा ग्रो करवाना पॉसिबल हो, उतना ज्यादा हम उसको ग्रो करवा सकें।
तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड क्या दे रखा है। फर्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स अमंग द वर्कफोर्स। सिस्टमैटिकली सभी को जॉब दे दी, क्लियर कट एक इंडिविजुअल को एक ही काम करने के लिए दिया। दिस रिड्यूसेस द वर्कलोड, तो उससे वर्कलोड भी कम होगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक वर्कर्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक जॉब ऑन अ रेगुलर बेसिस। एक इंडिविजुअल एक ही काम को कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ रही है, स्पेशलाइजेशन भी आ रही है। रिपीटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क अलाउज अ वर्कर टू गेन एक्सपीरियंस इन दैट एरिया एंड लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। एक काम को बार बार करने से इंडिविजुअल का उस काम में एक्सपीरियंस बढ़ेगा और वो काम में स्पेशलिस्ट हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा अगर हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, तो हर कोई इंडिविजुअल अपने अपने काम में परफेक्ट हो जाएगा। Then clarity in working relationship, the establishment of working relationships। जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करते हैं, तो इट क्लैरिफाइज द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफाइज हु इज टू रिपोर्ट टू हिम। क्लियर कट पता है किसने किसके साथ बात करनी है, किसने किसको ऑर्डर्स देने हैं, किसने किसको रिपोर्ट करना है। इट क्लैरिफाइज दैट हाउ मच पावर एंड अथॉरिटी इज एंजॉयड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल। क्लियर कट पता है किसके पास कितनी अथॉरिटी है, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस रिमूव्स एम्बिग्यूटी इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कंफ्यूजन। तो जब हम इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर रहे हैं, तो उसमें किसी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन होने का स्कोप नहीं होगा। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, वो मैंने आपको बताया। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू प्रॉपर यूसेज ऑफ ऑल द मटेरियल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जितना भी मटेरियल रिसोर्स है, जितना भी फाइनेंशियल रिसोर्स है, जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है, हम उसको बड़े अच्छे ढंग से यूज कर पाएंगे। द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स अवॉइड ओवरलैपिंग। कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी, जिससे रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन होगा। अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कंफ्यूजन एंड मिनिमाइजिंग द वेस्टेज। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होगी, कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी। तो ऑर्गेनाइजिंग मेक श्योर दैट द रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, जिससे कि एफिशिएंसी का लेवल हमारा बढ़े। देन एडेप्टेशन टू चेंज। आपको पता है बच्चे, एनवायरमेंट हमारा चेंज होता रहता है, उसके हिसाब से हमको भी चेंज करना पड़ता है। अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फ्लेक्सिबल एंड लीव्स एडिक्वेट स्कोप फॉर मेकिंग चेंजेस व्हेनेवर नेसेसरी। तो ऑर्गेनाइजिंग का स्ट्रक्चर बड़ा फ्लेक्सिबल होगा, जिसमें जब भी कोई चेंज करना चाहो आप कर पाओगे। इफ देयर इज एनी चेंज इन द बिजनेस एनवायरमेंट, the organization structure can be suitably modified to accommodate the change। अगर एनवायरमेंट में कोई चेंज आया तो आप स्ट्रक्चर को भी उसके हिसाब से चेंज कर दोगे, ताकि इस चेंज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट करा जा सके। Thus it provides stability to the organization as it continue to survive and grow in spite of changes। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेबिलिटी आएगी, कोई भी बाहर चेंज होता रहे, हम उस चेंज को आसानी से इंप्लीमेंट कर देंगे, जिससे कि चेंजेस होने के बावजूद भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी के साथ चलती रहेगी। देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ओवरऑल जो मैनेजमेंट है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज। हर किसी को अपनी अपनी जॉब पता है, ड्यूटी पता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डुप्लीकेशन नहीं है, प्रॉपरली सारा काम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैनेजमेंट देयर बाय बिकम्स इजी एंड बीइंग इफेक्टिवनेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ओवरऑल मैनेजमेंट आसान हो गई और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज वेरी गुड by looking at the functioning of the organization, because all the work will be carried on in a very systematic manner। Then development of personnel, वो मैंने आपको बताया बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट आएगा, डेलीगेशन। So under the process of organizing, delegation of authority is practiced। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम डेलीगेशन को प्रैक्टिस करते हैं। Effective delegation allows the managers to reduce their workload by assigning routine jobs to their subordinates। जो मैनेजर्स अपना रूटीन का काम अपने सबऑर्डिनेट्स को पास ऑन कर देंगे। Thus managers get opportunity to develop innovative methods, ways and ideas to perform the task। तो मैनेजर्स नए नए मेथड्स डेवलप कर सकते हैं, नए नए इनोवेशंस ला सकते हैं, जिससे उस अपने काम को वो और अच्छे ढंग से कर सकें। On the other hand, the subordinates also get more authority and learn the art of decision making। सबऑर्डिनेट्स के पास भी ज्यादा अथॉरिटी आ जाएगी, उनको भी डिसीजन लेना आ जाएगा, उनकी भी ग्रोथ हो जाएगी। सो दिस इट लीड्स टू ग्रोथ ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। तो सभी एम्प्लॉइज की ग्रोथ हो रही है, तो इट इज बेनिफिशियल फॉर सुपीरियर्स एज वेल एज सबऑर्डिनेट्स। देन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। A flexible organization structure allows a business enterprise to add more job positions। मैंने आपको बताया जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो एक स्ट्रक्चर होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, उसमें आपने और जॉब पोजीशंस ऐड करनी है, और डिपार्टमेंट्स ऐड करने हैं, और नए नए प्रोडक्ट लाइंस ऐड करनी है, तो आप आसानी से उसमें ऐड कर सकते हैं। न्यू ज्योग्राफिकल टेरिटरीज कैन बी एडेड, और नए नए एरियाज में आपको जाना है तो नए नए आप डिविजन्स ऐड कर सकते हो एरिया के बेसिस पर।
एंड दिस विल हेल्प टू इंक्रीज कस्टमर बेस, सेल्स एंड प्रॉफिट। आप अपने कस्टमर बेस को बढ़ा सकते हो, सेल्स को बढ़ा सकते हो, प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हो और ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवा सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहां हमें देखने में समझ में आ रहा है कि अगर हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो बेसिकली कंफ्यूजन सारी ऑर्गेनाइजेशन में खत्म हो जाएंगी, काम बड़ा सिस्टमैटिकली चलेगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना बड़ा हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आ गया है। आप इसके नोट्स साथ के साथ प्रिपेयर करते रहें, लर्न साथ के साथ करते रहें एग्जामिनेशन टाइम में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट्स जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।